हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीजी पुलिस के सिलेबस में देखेंगे तो एक टॉपिक आपको मिलेगा संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल। तो इस टॉपिक के ऊपर ही मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि आप सभी को रिवीजन करने में, आप सभी के तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। इससे पहले भी एक वीडियो जो है एमसीक्यू के फॉर्मेट में मैं ऑलरेडी ला चुका हूं इस टॉपिक का। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे सीजी व्यापम की तैयारी करते हो, सीजीपीएससी की तैयारी करते हो, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। वीडियो को पॉज करिएगा और ख़ुद भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका टोटल कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ क्वेश्चन जो है आपको मॉडरेट मिलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आप आसानी से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप बिल्कुल सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी के लिए कि प्रभावी मौखिक संचार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संचार कितने प्रकार के होते हैं, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो इससे पहले के वीडियो में मैं बताया हूं, तो आप जाके जरूर देखिएगा। अब बताइए कि अगर प्रभावी मौखिक संचार है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण किसकी भूमिका होती है। स्पष्टता और आत्मविश्वास की, तेज आवाज़ में बोलना होता है, लंबे वाक्य बनाना, या फिर जल्दी जल्दी बोलना, क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। स्पष्टता होनी चाहिए संचार में, और एक जो बोलने वाला होगा, जो संचार करने वाला होगा, उसके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि प्रभावी लिखित संचार के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। व्याकरण और संचारण संरचना सही होना चाहिए, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, बड़े और जटिल पैराग्राफ हो, या फिर केवल तकनीकी भाषा हो। तो जब भी लिखने की बात को, जब बोलने की बात हो, मौखिक मतलब बोल के जब हम संचार कर रहे हो, तो उस समय स्पष्टता होनी चाहिए बोलने में और एक आत्मविश्वास झलकना चाहिए बोलने वाले में। लेकिन जब प्रभावी लिखित संचार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब राइटन या फिर रिटन कम्युनिकेशन होगा, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि व्याकरण जो है अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, और जो सेंटेंस बोलेगा, लिखा जाएगा, उसका संरचना भी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि व्यावसायिक पत्र लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग करें, भाषा औपचारिक और संक्षिप्त हो, ग्रीटिंग्स की ज़रूरत नहीं है, या फिर अस्पष्ट और जटिल वाक्य बनाना चाहिए। क्या इसका आंसर होगा। तो जब भी आप व्यावसायिक पत्र लिखते हैं तो भाषा जो है औपचारिक होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि बॉडी लैंग्वेज जो है क्या दर्शाती है। संचार की कला, केवल उसकी शारीरिक स्थिति, भाषा की समझ, या फिर व्यक्ति की सोच और भावनाएं। तो बॉडी लैंग्वेज जो है ये गैर लिखित जब संचार होगा तो उसमें बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो जब भी कोई व्यक्ति होगा, संचार करेगा गैर लिखित वाला, गैर मौखिक वाला, तो उसमें जो बॉडी लैंग्वेज होगा उस व्यक्ति की सोच और भावनाएं को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट। पांचवा प्रश्न है कि मौखिक संचार के दौरान आंखों का संपर्क अर्थात आई कांटेक्ट क्या संकेत देता है। आत्मविश्वास और रुचि, डर और झिझक, झूठ बोलना, या फिर गुस्सा। तो जो आई कांटेक्ट होता है वो आत्मविश्वास और इंटरेस्ट अर्थात रुचि को दर्शाता है। ठीक है, ए विकल्प सही आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि संचार के दौरान हाथ जोड़कर बैठने का क्या संकेत है। अगर संचार के दौरान कोई व्यक्ति जो है हाथ जोड़कर बैठा हुआ, तो उससे सामने वाले को क्या संकेत मिलता है कि व्यक्ति परेशान है, व्यक्ति खुश है, व्यक्ति तनाव में है, या फिर व्यक्ति ऊब गया है। तो जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, ठीक है, तो उस केस में व्यक्ति जो है हाथ जोड़कर बैठा है, वो उसके स्ट्रेस को, उसके तनाव को संकेतित करता है। ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न है कि संचार के दौरान
टोन और आवाज़ का उतार चढ़ाव क्या दर्शाती है? व्यक्ति की संगीत प्रेमी होना, केवल उसकी भाषा, हमेशा गुस्सा, या फिर व्यक्ति की भावनाएं? तो व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति जो है संचार के दौरान उसका टोन जो है, बोलने की जो आवाज़ है, उतार चढ़ाव हो रहा है, तो ये उस व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाता है। ठीक है। 8वां प्रश्न है कि सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? मुस्कुराना, आत्मविश्वास से खड़े रहना, हाथ बांधकर बैठना, आंखें नीचे करना, या फिर नाराज़गी दिखाना? ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी का अभी तक सारे प्रश्न जो है सही हुआ होगा, क्योंकि प्रश्न उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आसानी से आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। राइट। 9वां प्रश्न को देखिएगा। जब कोई बार बार अपनी आंखें छूता है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? कि व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा है, व्यक्ति खुश है, व्यक्ति असहज महसूस कर रहा है, या फिर व्यक्ति ध्यान केंद्रित कर रहा है? तो जब भी संचार के दौरान कोई व्यक्ति अपनी आंखों को बार बार छूता है तो इसका मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति असहज महसूस कर रहा है। राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि गैर मौखिक संचार में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? टेक्स्ट मैसेज का, बॉडी लैंग्वेज का, ईमेल का, या फिर फ़ोन कॉल का? तो टेक्स्ट मैसेज जो है लिखित संचार के अंतर्गत आता है, ईमेल भी लिखित के अंतर्गत आता है, और फ़ोन कॉल मौखिक के अंतर्गत आता है। तो गैर मौखिक संचार में बॉडी लैंग्वेज जो है सबसे अधिक प्रभाव होता है, बॉडी लैंग्वेज का। राइट। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि प्रभावी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, संदेश को छुपाने के लिए, दूसरों को भ्रमित करने के लिए, या फिर बात को टालने के लिए? तो आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ही प्रभावी बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि सक्रिय श्रवण या फिर कह लीजिए एक्टिव लिसनिंग का मुख्य घटक क्या है? कोई व्यक्ति जो है एक्टिव होके लिसन कर रहा है, सुन रहा है, वो उसका मुख्य घटक क्या होना चाहिए? कि वक्ता की बात को ध्यान से सुनना और समझना, केवल सिर हिलाना, बीच बीच में मोबाइल देखना, या फिर केवल हाँ कहना? तो अगर वक्ता की बातों को कोई ध्यान से सुन रहा है और समझ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह एक सक्रिय श्रवण का मुख्य घटक होना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न है कि कौन सा संकेत दर्शाता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में आपकी बातों को सुन रहा है? बीच में अपनी बात करना, मोबाइल देखना, बार बार इधर उधर देखना, या फिर आंखों से संपर्क बनाए रखना? तो जब आप संचार कर रहे हैं और जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उनमें से अगर कोई व्यक्ति आई कांटेक्ट आपके साथ बनाए रख रहा है, मतलब वह व्यक्ति जो है बातों को अच्छे से सुन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि प्रभावी संचार में फीडबैक क्यों जरूरी होता है? यह सुनिश्चित करता है कि संदेश सही समझा गया है, यह संचार को रोकता है, यह केवल औपचारिक संचार में जरूरी है, या फिर कोई फर्क नहीं डालता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई व्यक्ति किसी भी संदेश को समझ जाता है तब उसके रिस्पॉन्स में फीडबैक दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति समझेगा ही नहीं तो फीडबैक क्यों करेगा? मतलब ये फीडबैक जब भी मिलता है तो यह सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति जो है संदेश को समझ गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं 15वां प्रश्न। प्रश्न है कि एक अच्छा श्रोता किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है? संक्षिप्त और प्रासंगिक प्रतिक्रिया, लंबी और जटिल प्रतिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, या फिर अपनी ही कहानी बताने लगता है? तो एक अच्छा श्रोता जो है एक संक्षिप्त और प्रासंगिक प्रतिक्रिया देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न कि श्रोता की बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? बंद और रक्षात्मक, खुली और सकारात्मक, लापरवाह और असंबंधित, या फिर गुस्से वाली? देखिए, जो एक प्रभावी श्रोता होता है उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए? हमेशा खुली होना चाहिए, मतलब ओपन माइंडेड होना चाहिए। कोई भी अगर कोई वक्ता जो है बोल रहा है तो उसको खुले दिमाग से उसको एक्सेप्ट करे, सुने, और उसके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए। उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो? खुला हो और सकारात्मक, एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज उसके अंदर दिखना चाहिए। ठीक है। चलिए बैठते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रश्न है कि सार्वजनिक भाषण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? केवल बड़े शब्दों का प्रयोग करना, तेज बोलना,
आत्मविश्वास और स्पष्टता, बिना रोके बोलना। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कि अगर कोई सार्वजनिक भाषण करना है आप सभी को तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए और जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या फिर बहुत तेज बोल रहे हैं, बिना रोके बोल रहे हैं। ठीक है, कई लोग जब स्पीच देने जाते हैं, नए नए होते हैं, जिनको ज़्यादा अनुभव नहीं होता, तो क्या करते हैं, बिना रोके एकदम रटने के टाइप से बोलते रहते हैं। तो यह एक प्रभावी सार्वजनिक भाषण के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 18वां प्रश्न है कि अच्छे वक्ता की पहचान क्या होता है? कि जो आत्मविश्वास से बोले और श्रोताओं से जुड़े रहे, जो बिना रुके बोले, जो केवल अपने बारे में बात करे, या फिर जो बहुत तेज बोले। तो एक जो अच्छा ऑरेटर होगा, जो एक अच्छा वक्ता होगा, उसका पहचान यही होगा कि सबसे पहली बात तो उसमें अंदर एक आत्मविश्वास होगा, आत्मविश्वास के साथ बोलेगा, और जो वहाँ पे लिसनर होंगे, जो श्रोता होंगे, उसके साथ तो जुड़ा रहेगा, उनके साथ आई कांटेक्ट करेगा। ठीक है, उनके साथ जुड़ के अपनी बातों को रखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर इसका होगा। ठीक है, 19वां प्रश्न को देखिए कि एक अच्छा भाषण कैसा होना चाहिए? छोटा हो, स्पष्ट हो, प्रभावी हो, लंबा और जटिल हो, केवल तथ्यात्मक हो, या फिर केवल मनोरंजन के लिए? नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक अच्छा भाषण हम उसी को कहेंगे जो शॉर्ट एंड स्वीट हो, स्पष्ट हो और प्रभावी हो। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 20वां और आखिरी प्रश्न है कि भाषण के दौरान श्रोताओं से संपर्क कैसे बनाए रखा जा सकता है? आंखों से संपर्क और बातचीत में उन्हें शामिल करके, केवल अपने नोट्स देखकर, जल्दी जल्दी बोलकर, या फिर श्रोताओं से कोई प्रतिक्रिया ना लेकर। जब भी आप भाषण दे रहे हों तो उस दौरान अपने श्रोताओं से कैसे संपर्क बनाएंगे? तो पहली बात तो आप सभी श्रोतागण से कोशिश करिए कि एक आई कांटेक्ट बना के रखें और कुछ भी बीच बीच में उनसे क्वेश्चंस करें, अपने बातचीत में उनको शामिल करें, तब जाके एक श्रोताओं के साथ एक अच्छा संपर्क स्थापित हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल से संबंधित हमने 20 MCQ का यहाँ पे हमने प्रैक्टिस किया। क्वेश्चन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि 20 में से आपका कितना सही हुआ। तो इसका जो वीडियो नंबर 1 है, उस वीडियो नंबर 1 को आप सभी ने अगर नहीं देखा होगा तो आप उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा, तो आपको बहुत मदद मिलेगा। इसका पार्ट 3 लाना है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद कौन सा टॉपिक का आपको MCQ चाहिए, वीडियो चाहिए, वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मैथ्स का प्रैक्टिस करना है तो हमारे चैनल में मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से, शॉर्ट तरीके से आप सभी को मैथ्स के अलग अलग टॉपिक को समझाए गए हैं, तो आप वहाँ से भी मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा CG पुलिस की तैयारी के अंतर्गत कौन से टॉपिक का से आपको परेशानी हो रहा है, कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।